स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है। आप सभी को पता है, एसीसी मेंबर हूँ। लास्ट 13-14 ईयर से ये पेपर टीच कर रहा हूँ और दैट्स ऑल। IMP6 शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्ड टैक्स। स्टूडेंट्स, टैक्स का मतलब होता है पार्ट और पोर्शन ऑफ योर इनकम। अपनी इनकम का वो पोर्शन, वो पार्ट जो हम स्टेट को पे करते हैं उन फैसिलिटीज के अगेंस्ट जो हम नॉर्मली स्टेट से रिसीव कर रहे होते हैं। व्हाई वी पे टैक्स? स्टेट से हम काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो रिसीव कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स। फॉर एग्जांपल, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हमें हेल्थ एंड सेफ्टी की सर्विसेज देने के लिए, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हमें सिक्योरिटी की सर्विसेज देने के लिए, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ देने के लिए, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ देने के लिए, एंड सो ऑन। सो स्टेट हमें जो फैसिलिटीज दे रही है, उसके अगेंस्ट जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स। ओके, सो आवर कंट्रीब्यूशन against the facilities which we are receiving is called tax। और ये हमारा जो पेपर है, ये एडवांस टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग का पेपर है। इस पेपर के अंदर हम टैक्स के डिफरेंट रूल्स तो सीखेंगे, लेकिन मेजर जो पोर्शन है इस टैक्स के अंदर वो है टैक्स सेविंग्स का, टैक्स प्लानिंग का। अपने सिलेबस के अंदर हम सीखेंगे कि टैक्स की प्लानिंग कैसे करते हैं हम लोग। अब टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है, या तो हम लोगों ने टैक्स डिले करना है, या हमने अपने क्लाइंट के लिए टैक्स को सेव करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमारी होती है कि हम अपने क्लाइंट का टैक्स कम से कम करें, और सेकंड प्रायोरिटी हमारी होती है कि अगर हम टैक्स को कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको डिले करें। सो ये सारा कुछ टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर क्लाइंट का टैक्स किस तरह से कम किया जाता है, ये सारा कुछ हम इस पेपर में सीखेंगे। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सर ये जो एडवांस टैक्सेशन का पेपर है, ATX का जो पेपर है, ये इनिशियल टैक्सेशन पेपर से कितना डिफरेंट? सो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एक, डिफरेंस बिटवीन योर TX पेपर एंड ATX पेपर। सर कितना डिफरेंस है? सो अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, अगर तो हम जस्ट देखते हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तो हम सिलेबस को देखते हैं तो अराउंड 60-70% सेम। अगर हम जस्ट देखें सिलेबस को, रूल्स को, सो वही टॉपिक, चूंकि लॉ है, लॉ तो चेंज नहीं होना। जो हमने इनिशियल टैक्सेशन में लॉ पढ़ा है इनिशियल टैक्सेशन पेपर में, वही हम एडवांस टैक्सेशन में पढ़ेंगे। तो जो लॉ है वो चेंज नहीं होना, वो हमारा 60% जो सिलेबस हमने इनिशियल टैक्सेशन पेपर में पढ़ा है वही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो एग्जाम्स हैं वो 100% चेंज है यहाँ पे। मैं आगे चल के बताऊंगा कि एग्जाम्स में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिलेबस के एरियाज बता लूं कि कौन कौन से एरियाज हैं, तो उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। F6 और P6 का जो एग्जाम है वो टोटली चेंज क्यों है। इस पे वापस आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ टैक्स। बेसिक दो कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स टैक्स की, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो टैक्स अथॉरिटी को हम लोग डायरेक्टली पे नहीं करते, किसी मीडियम के थ्रू, किसी इंटरमीडियरी के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू पे करते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में एक ही टाइप है इसकी। कुछ कंट्रीज में इसको सेल टैक्स बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में इसको जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स बोलते हैं, यूके में इसको वीएटी बोलते हैं। सो वो टैक्स जो हम किसी के थ्रू पे करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं किसी स्टोर से, हम उसको पे करके आते हैं सेल टैक्स और वीएटी, और वो जो है वो आगे एचएमआरसी को पे करता है। यूके के अंदर जो टैक्स अथॉरिटी है, टैक्स की जो बॉडी है यूके में, उसका नाम है एचएमआरसी, हिज मैजेस्टी ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम। सो वो टैक्स जो हम किसी के थ्रू एचएमआरसी को पे कर रहे होते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और हमारे सिलेबस में वीएटी इसकी एक मेन टाइप है। और डायरेक्ट टैक्स वो सारे के सारे टैक्स हैं जो डायरेक्टली टैक्स अथॉरिटीज को पे किए जाते हैं। अब वो टैक्स जो डायरेक्टली टैक्स अथॉरिटीज को पे किए जाते हैं, उसमें कुछ टैक्स हैं जो इंडिविजुअल से रिलेट कर रहे हैं और कुछ टैक्सेस हैं जो कि कंपनी से रिलेट कर रहे हैं। ओके, चलिए इस पे बाद में आते हैं, इंडिविजुअल्स और कंपनीज पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनकम टैक्स। नेम से आपको खुद ही आइडिया हो रहा है, इनकम टैक्स वो टैक्स जो हम अपनी इनकम पे टैक्स अथॉरिटीज को पे करते हैं उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। सेकेंड टाइप है कैपिटल गेन टैक्स। वो टैक्स जो हम अपने कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स अथॉरिटीज को पे करते हैं उसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है, इनकम और कैपिटल गेन में डिफरेंस ये है, कैपिटल गेन बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स या हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उसको सेल करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन है। हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, किसी भी और स्टॉक में, उस पर प्रॉफिट होगा कैपिटल गेन। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल गेन होगा, प्रॉफिट होगा कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉफिट होगा कैपिटल गेन। इन सिंपल वर्ड्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉन करंट एसेट्स को सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, और उसके ऊपर टैक्स जो होता है उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। बट जो हमारी इनकम्स होती हैं नॉन करंट एसेट्स को सेल करने के अलावा, जो हमारी इनकम्स होती हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट हो सकता है, पेंशन इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के। सो नॉन करंट एसेट्स को सेल किए बगैर जो हमारी इनकम्स होती हैं उसको हम इनकम बोलते हैं, और उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कैपिटल गेन। थर्ड कैटेगरी वी हैव is IHT, inheritance tax. ओके, सो इनहेरिटेंस में जब हमें एसेट्स मिलते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स देते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट एरिया जो हमारे पास आता है वो है कॉरपोरेशन टैक्स। कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं उसको कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपनी इनकम प्लस कैपिटल गेन दोनों को ऐड करती हैं, और कंपनी अपनी टोटल प्रॉफिट जो कि आता है इनकम और कैपिटल गेन्स को ऐड करने के बाद, सो कंपनीज अपने टोटल प्रॉफिट के ऊपर एक ही टैक्स देती हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे P6 के अंदर जो बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि P6 के अंदर या तो क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल्स के ऊपर और या क्वेश्चन आएगा कंपनीज के ऊपर। अब इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल से रिलेटेड जो टैक्स हैं, इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स पे करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स इंडिविजुअल्स पे करते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स इंडिविजुअल्स पे करते हैं, और नंबर 4 VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप
सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप का बिजनेस रन कर रहे हैं और वो बिजनेस वैट रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है ये वाला जो वीएटी है वो इंडिविजुअल्स से रिलेट करेगा। ओके, अगर वीएटी डिपेंड करेगा बिजनेस पे। ओके, अगर जो है बिजनेस वैट रजिस्टर्ड है और वो बिजनेस सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप का है, इसका मतलब ये है कि वो वैट जो है वो इंडिविजुअल्स ही पे कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनी से जो टैक्स रिलेट करता है वो या तो कॉरपोरेशन टैक्स हो सकता है, और अगर कंपनी वैट रजिस्टर्ड है तो कंपनी वैट पे कर रही होगी। सो कंपनीज से जो रिलेटेड टैक्स हो सकते हैं वो है कॉरपोरेशन टैक्स या वीएटी। सो वीएटी बेसिकली बिजनेस से रिलेट करता है। अब वो बिजनेस अगर सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप का है तो वो वीएटी इंडिविजुअल्स पे कर रहे होंगे, और अगर जो वीएटी जिस बिजनेस का है वो बिजनेस कंपनी है तो ऑब्वियसली जो वीएटी है वो कंपनी पे कर रही होगी। सो ये मेन एरियाज हैं हमारे सिलेबस के अंदर, 5, 4 ये और एक कॉर्पोरेशन टैक्स। सो टोटल 5 एरियाज हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो कि हम कवर करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम बर्डन की बात करते हैं, वेटेज की बात करते हैं, सो सबसे, और इसी मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, कोर्स कवरेज बता देता हूँ कि हम किस तरह से अपने सिलेबस को लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन टैक्स से, उसके बाद हम मूव करेंगे आईएसटी के ऊपर, उसके बाद हम आएंगे वीएटी के ऊपर, फिर हम आएंगे इनकम टैक्स पे, और सबसे एंड पे हम कवर करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। अब ये सीक्वेंस रखने का पर्पस क्या है, क्योंकि कुछ टीचर्स जो हैं वो इनकम टैक्स स्टार्ट में करवाते हैं, लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। मैं स्टार्ट लूंगा सीजीटी से। सो सीजीटी और आईएसटी कंपैरेटिवली दो छोटे एरियाज हैं। जब हम ये दो एरियाज कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ पे इस पोजीशन में होंगे कि हम कुछ ना कुछ एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। P6 में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो सिर्फ सीजीटी के ऊपर आएगा। सो आप लोगों ने कभी भी मेरे से ये नहीं पूछना कि सर सीजीटी कंप्लीट हो गया, अब हमें किट में से क्वेश्चंस बताएं कि कौन से सिर्फ सीजीटी के ऊपर क्वेश्चंस है। कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सिर्फ सीजीटी के ऊपर सर कौन से क्वेश्चंस हैं, तो सिर्फ सीजीटी के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर हमने आईएसटी कंप्लीट कर लिया है, हमें क्वेश्चंस बता दें कि सिर्फ आईएसटी के ऊपर जो है वो कौन से क्वेश्चंस हैं, तो आपको सिर्फ आईएसटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि P6 के अंदर जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्सचर होते हैं। सो जब हम सीजीटी और आईएसटी कंप्लीट कर चुके होंगे तो यहाँ पे हम इस पोजीशन में होंगे कि कोई एग्जाम लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर सकें। सो हम यहाँ पे वो सारे के सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीजीटी और आईएसटी के ऊपर हैं। फिर उसके बाद वीएटी करेंगे और फिर इनकम टैक्स करेंगे, यहाँ पे फिर हमारी प्रैक्टिस आ जाएगी। सो यहाँ पे फिर हम सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीजीटी, आईएसटी, वीएटी और इनकम टैक्स के ऊपर होंगे। फिर फाइनली जब हम कॉर्पोरेशन टैक्स कवर करेंगे, सो फिर हम यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे कुछ कॉर्पोरेशन टैक्स के और कुछ अदर क्वेश्चंस, सो यहाँ पे हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। सो इंटरवल्स के अंदर सीजीटी आईएसटी के बाद प्रैक्टिस आएगी, इनकम टैक्स के बाद प्रैक्टिस आएगी, और फाइनली फिर कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद प्रैक्टिस आएगी। अब मैं वापस आता हूँ, एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है कि एग्जाम F6 और P6 का जो एग्जाम है वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो 100% चेंज है। अगर हम एग्जाम को कंपेयर करें, F6 और P6 के एग्जाम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो 100% चेंज है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स F6 के अंदर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगर आप लोगों ने रिसेंटली पेपर दिया है तो आप लोगों को आइडिया होगा, और अगर कोई मेरे ज़माने का है तो फिर ऑब्वियसली तब जो है वो F6 में भी MCQs नहीं होते थे, तो फिर आपको जो है ना वो आइडिया नहीं होगा। एनीवेज, तो अगर तो आप लोगों ने रिसेंटली पेपर दिया है तो उसके अंदर ये है कि या तो आपके MCQs होते हैं, उसको OTs बोलते हैं, और एक सेक्शन के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं।
लेकिन ये वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो या तो किसी इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनकम टैक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं, जिसमें मेनली है रेंटल इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम और ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब ये F6 के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते थे वो ये इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर आते थे, या एम्प्लॉयमेंट इनकम के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आ गया, या रेंटल इनकम पे आ गया, या तो इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर होते थे, या अगर डिफिकल्टी लेवल उन्होंने बढ़ाना होता था तो जो मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं वो इंडिविजुअल टाइप ऑफ टैक्स के ऊपर होते हैं। इंडिविजुअल टैक्स के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स के ऊपर वो आपको वो क्वेश्चन दे देंगे, ओके, वो आपको सीजीटी के ऊपर क्वेश्चन दे देंगे, आपको आईएसटी पे क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ए पार्ट जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर हो सेपरेट, और बी पार्ट टोटली सेपरेट हो जो कि सीजीटी के ऊपर हो, ओके। सो अब ये ना समझिएगा कि जो है ना वो मैंने तो एक क्वेश्चन ढूंढ लिया था जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन में इनकम टैक्स और सीजीटी दोनों आ रहे थे, लेकिन जो है ना वो सर ने तो कहा था कि इंडिविजुअल टाइप ऑफ टैक्स के ऊपर आते हैं, तो उसका मतलब है कि वो बंदा झूठ बोल रहा था। तो ऐसा नहीं है, F6 में एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा टाइप ऑफ टैक्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो फिर ए पार्ट सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर होगा, बी पार्ट सिर्फ जो है वो सीजीटी के ऊपर होगा। इस तरह से वो मिक्स कभी भी नहीं करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हैं आप अपने इनिशियल टैक्सेशन पेपर में। जब हम मूव करते हैं एटीएक्स के ऊपर, P6 लेवल पे जब हम आते हैं, तो P6 के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आपने अपनी सेल कर दी, आपने सेल किया अपना हाउस, और हाउस सेल करने के बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर। बड़ी आसान सिंपल सी एग्जांपल है। आपने अपना घर सेल किया या कोई भी प्रॉपर्टी सेल की, और प्रॉपर्टी सेल करके आपने अपना जो है वो बिजनेस सोल ट्रेडर का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब जब आपने एक नॉन करंट एसेट सेल किया तो आएगा सीजीटी, और जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के ऊपर आएगी इनकम, तो इसके ऊपर आपने कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स। अब वो रिक्वायरमेंट क्या होएगी, डिस्कस ऑल टैक्स इम्प्लीकेशंस। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने सीजीटी कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करना है। कुछ क्वेश्चंस में बताएगा भी, लेकिन अब एक ही पार्ट के अंदर उसने दोनों पूछ लिए, मिस्टर ए कितना टोटल टैक्स पे करेगा। अब मिस्टर ए ने घर भी सेल किया, तो आपने खुद से डिसाइड करना है कि घर सेल करने पे सीजीटी एप्लीकेबल है क्योंकि नॉन करंट एसेट सेल हुआ है, और उसके बाद सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस से हम इस बंदे को आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट, और उस ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर पे करना है इनकम टैक्स। एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा टाइप ऑफ टैक्स, यही क्वेश्चन। आपके पास कुछ शेयर्स थे कि एक कंपनी के, आपने सेल कर दिए अपने शेयर्स, और आपने जॉब स्टार्ट कर दी। आपने शेयर सेल किए हैं, उसके ऊपर लगेगा सीजीटी, जॉब स्टार्ट कर दी, जॉब से आएगी इनकम, उस पर लगेगा इनकम टैक्स। नंबर 3, आपको एक गिफ्ट रिसीव हुआ, और वही गिफ्ट आपने सेल कर दिया। जब आपको एक गिफ्ट रिसीव हुआ, तो जब भी आपको गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट रिसीव होगा, उसके ऊपर आपने पे करना है आईएसटी। सो यूके में जब भी आपको गिफ्ट रिसीव होगा तो उसके ऊपर आईएसटी एप्लीकेबल होगा। और वही एसेट गिफ्ट रिसीव हो गया आपको एक, उस पर आईएसटी कैलकुलेट किया, अगर वो नॉन करंट एसेट है और बाद में उसी एसेट को आपने सेल किया, तो उसके आपके ऊपर आपको पे करना है सीजीटी। सो एक ही क्वेश्चन है, उसमें आईएसटी भी आ गया और सीजीटी भी आ गया। आपने अपने सोल ट्रेडर के बिजनेस को
इनकॉर्पोरेट करवा लिया कंपनी। अब वो कहेगा कि कंपेयर करें जी कि सोल ट्रेडर के तौर पे बिजनेस रन करना ज्यादा बेनिफिशियल था या कंपनी में आपको ज्यादा बेनिफिशियल। सो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर रन करना चाहिए या कंपनी में ज्यादा फायदा है। सो आप क्या करेंगे, जब आप उसी बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर रन करते हैं तो आपने पे करना है इनकम टैक्स। आप अपने बिजनेस सोल ट्रेडर के बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सोल ट्रेडर के रूल्स के मुताबिक, और उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, वही प्रॉफिट कंपनीज रूल के मुताबिक फिर दोबारा से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और इसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। प्रॉफिट सेम है, बिजनेस सेम है, आपने खुद से डिसाइड करना है कि अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, अगर आप अपने बिजनेस को एज अ सोल ट्रेडर रन करते हो तो सोल ट्रेडर के क्या टैक्स रूल्स हैं, आपने सोल ट्रेडर के टैक्स रूल्स के मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। और वही बिजनेस आप अगर इस साल एज अ कंपनी ऑपरेट कर रहे होते तो आपने वही प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स के बाद दोबारा से कैलकुलेट करना है, क्योंकि माइनर डिफरेंस है सोल ट्रेडर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का और कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। सो आपने दोबारा से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कंपनी के लिए और उस पर कैलकुलेट करना है कॉर्पोरेशन टैक्स, और आपने कंपेयर करके बताना है कि आपको अपना बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर रन करना चाहिए या एज अ कंपनी रन करना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर किया आपके साथ, जो कि जिस तरह के क्वेश्चन आपको P6 लेवल के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टडी अप्रोच पे। स्टूडेंट्स, 3 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे जो पहला स्टेप और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है नॉलेज कह लें, रूल्स को मेमोराइज करना कह लें, जो भी आप इसको कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको रूल्स को मेमोराइज करना है। मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है या रूल्स का मेमोराइज करना ज्यादा जरूरी है। दोनों में से दोनों ही जरूरी हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या दोनों में से अगर एक ऑप्शन आपने चूज करना हो तो कि पेपर पास करने के हद तक दोनों में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स को अंडरस्टैंड करना या मेमोराइज करना। पेपर पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नजदीक। मैं ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में से कोई एक चीज आपने पिक कर लेनी है और दूसरी छोड़ देनी है। मैं सिर्फ आपसे ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि रूल को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नजदीक या रूल को मेमोराइज करना। अगर स्टूडेंट्स हम सिर्फ पेपर पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप मुझे पता है सभी लोग 50 के चक्कर में होंगे, सो क्योंकि इस लेवल पे आते आते सभी थक चुके होते हैं, ACCA के आखिरी पेपर्स हैं। सो इस लेवल पे आते आते सभी थके हुए हैं, और आप सभी जो है ना वो शायद एक आध हो जो कि नॉलेज के लिए पढ़ रहा हो, अदरवाइज जो है वो आप सभी 50 के चक्कर में हैं। तो अगर सभी लोग 50 के चक्कर में हैं, रूल को मेमोराइज किया होगा तो एग्जाम में जाके शायद कोई तुक्का शुक्का मार दो, या रूल को मेमोराइज किया होगा तो एटलीस्ट एग्जाम में जाके रूल ही लिख दो। शायद कोई जहाँ पे आपने 45 पे फेल होना था शायद 46 पे हो जाओ। क्या ख्याल है। तो अगर रूल आपको मेमोराइज किए हुए हैं आपने रूल्स, तो एक चांस है कि एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ लिख लोगे। लेकिन आपने रूल्स को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया, पूरा दिन लगा के एक रूल को समझा, लेकिन अगर वो आपने उसको मेमोराइज नहीं किया, एग्जाम में जाके कोई फायदा नहीं है उसका।
ठीक, तो स्टूडेंट्स आपने दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। स्टूडेंट्स की इस लेवल पे आते आते एक हैबिट होती है कि चीजों को अंडरस्टैंड करने पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, लगाना चाहिए, गलत चीज नहीं है। रूल्स को अंडरस्टैंड करने के ऊपर लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, लेकिन उसको मेमोराइज करने पे कम टाइम लगाते हैं। जबकि इस पेपर की अप्रोच डिफरेंट है। इस पेपर के अंदर आपने मेमोराइज करने पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, अंडरस्टैंड करने पे कम टाइम स्पेंड करना है। उसकी रीजन रीजन ये है कि हर चीज की लॉजिक आपने यहाँ पे सर्च नहीं करनी, हर चीज की लॉजिक की तरफ नहीं जाना। यहाँ पे आपने इनकम टैक्स का रेट अगर 20% है तो आपने उसको याद करना है 20% है। अब क्यों 20% है, अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता कि इनकम टैक्स का रेट 20% क्यों सेट किया हुआ है इन्होंने। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं बता सकता हूँ या जो बतानी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसकी लॉजिक मुझे भी नहीं पता होगी या मैं बताना नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे मेजॉरिटी चीजों की लॉजिक पता होगी, क्योंकि ना सिर्फ मैं ये आप लोगों को मतलब टीच करता हूँ, मुझे कोई 6-7 साल इसकी प्रैक्टिस के अंदर भी हो गए। सो मैं टैक्स एडवाइजरी भी में भी इन्वॉल्व हूँ 6-7 साल से, तो मुझे उस वजह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि क्योंकि मेजॉरिटी चीजों की मुझे लॉजिक पता होती है, लेकिन नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस लेवल के ऊपर मैं आप लोगों का बर्डन इंक्रीज नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चीजों को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन यहाँ पे जो वाई का एलिमेंट है ना, वो आपने कम से कम रखना है इस पेपर में, आपके लिए उतनी चीजें आसान होंगी। आपने रूल को समझना है, ये क्या हो रहा है, ये रूल है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। सो रूल्स को मेमोराइज करके उसकी एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है कि ये रूल है और इसको अप्लाई कैसे करना है। ये अप्रोच आप लोगों ने डेवलप करनी है। आपने वाई की तरफ नहीं जाना कि ये रूल क्यों है। जब ये रूल्स बनते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी बैठे होते हैं, वहाँ पे लॉ मेकर्स भी बैठे होते हैं, वहाँ पे वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठ के एक रूल बनाते हैं। सो इतने ज्यादा लोगों की जो एफर्ट है, वो एक बंदे को इन सारी एफर्ट्स के बारे में नहीं पता हो सकता। सो कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रूल्स को मेमोराइज करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है रूल्स की एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए रिक्वायर नहीं है कि ये रूल है तो क्यों है। कहीं पे रूल, कहीं पे टैक्स का रेट 20% है तो क्यों है, कहीं पे टैक्स का रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं पे टैक्स का रेट डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो सेट पैटर्न है, उसी तरह से हमने मेमोराइज करना है। आपने रूल्स के ऊपर वाई नहीं लगाना। हाँ, रूल्स की एप्लीकेशन के ऊपर आप वाई का क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है रूल्स की एप्लीकेशन की, रूल की नहीं। एक रूल है, उसको एज इट इज आपने मेमोराइज करना है, और उस रूल की एप्लीकेशन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट है, वो आप मेरे से पूछेंगे सर वहां पे यही रूल हमने इस तरह से अप्लाई किया था, यहाँ पे वही रूल हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, क्यों। वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक, सो मेमोराइज भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, लेकिन मेमोराइज करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, और अंडरस्टैंड करना एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो पहला स्टेप होगा हमारा रूल्स को मेमोराइज करना। मेमोराइज करना कंपल्सरी है, मेमोराइज किए बगैर जो है ना, अंडरस्टैंडिंग कम है, चल जाएगा। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मेमोराइज करना पहला स्टेप है। सेकेंडली, हमने प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की। अब एक टॉपिक आपने किया, आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम कवर कर लिया। कैप्लन की बुक स्टडी मटेरियल हम ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ। आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम कवर की, क्योंकि इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रैक्टिस कब करेंगे, जब हम CGT IHT कवर कर चुके होंगे। सो जो फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग कवर करेंगे वो तो सिंपल रूल्स होंगे CGT के।
सो जब हम CGT कवर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस टाइम के ऊपर हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे। सो जब हम एरियाज कवर कर रहे होंगे, तब आपने प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की। और जब हम इंटरवल्स के अंदर आएंगे, तो फिर आपने प्रैक्टिस करनी है कैप्लन किट की। एग्जाम्पल भी आपने कैप्लन की बुक से सॉल्व करनी है। जो भी टॉपिक करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैप्लन बुक की सारी एग्जाम्पल्स करें। जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करें, हर टॉपिक के साथ साथ अपने पास बुक रखें। बुक रीड नहीं करनी, बुक रीड सिर्फ वहां पे करनी है, उस टॉपिक की करनी है जहां पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बुक बहुत बड़ी है, अगर आप बुक रीड करना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम से एक दिन पहले तक बुक ही रीड करते रहेंगे। बुक रीड नहीं करनी, आपने नोट्स रूल्स को मेमोराइज करना है, जिसके लिए मैं आपको नोट्स दूंगा। स्टडी मटेरियल में जो मैं आपको पहली चीज दूंगा वो है स्मार्ट नोट्स, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर कर लिए। 50-55 पेजेस के ऊपर शॉर्ट से नोट्स हैं। उन नोट्स से आपने मेमोराइज करना है रूल्स को। और रूल्स को मेमोराइज करने के बाद आपने जाना है कैप्लन की बुक पे। हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक को बुक से ओपन करने और उसकी एक एग्जाम्पल कर लें बस, ताकि आपको रूल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस पॉइंट को आपने अप्लाई कैसे करना है, कैलकुलेशंस में भी और अदरवाइज भी। सो प्रैक्टिस दो तरह की है। जब हम टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे तो आपने साथ साथ कैप्लन बुक से एग्जाम्पल्स करनी है, और जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो तब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कैप्लन की किट की। सो दो तरह की प्रैक्टिस है आप लोगों की। एक है कैप्लन की एग्जाम बुक, कैप्लन बुक से एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस, और दूसरी है कैप्लन बुक से किट प्रैक्टिस। अब जहां तक किट प्रैक्टिस की बात है, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। लाइव सेशंस के अंदर भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लाइव सेशंस के अंदर भी क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने एडवांस में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट दूंगा। ड्यूरिंग द वीक जो है ना, वो 2 या 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा रिकॉर्डिंग उनकी। सो ड्यूरिंग द वीक जो है वो आप लोग उनकी रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। लाइव सेशंस के अंदर हम जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। पास्ट पेपर्स बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि पास्ट पेपर क्यों नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, हर साल टैक्स चेंज होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पेपर्स अवेलेबल हैं वो आउटडेटेड हैं। कैप्लन किट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेट करके दिए हुए हैं। सो हम उसमें वो भी सारे के सारे पास पेपर्स हैं, तो हम पास पेपर्स करेंगे, लेकिन हम करेंगे कैप्लन किट्स। जो ACCA वेबसाइट पे या जो ओरिजिनल पास पेपर्स हैं वो आउटडेटेड हैं, वो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो स्टेप नंबर 1, रूल्स को मेमोराइज करना है स्मार्ट नोट से। स्टेप नंबर 2, आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है कैप्लन बुक से। स्टेप नंबर 2 ही है कि आपने फर्दर प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने पास पेपर्स की, लेकिन वो हम प्रैक्टिस करेंगे कैप्लन किट से। थर्ड स्टेप फिर आएगा प्रोफेशनल मार्क्स प्रैक्टिस करने के बाद। प्रोफेशनल मार्क्स स्टूडेंट्स, यू विल सी कि जब आप फर्स्ट 2 स्टेप्स अच्छे से कर चुके होंगे, थर्ड स्टेप आपका ऑटोमेटिकली हो चुका होगा। जब आप फर्स्ट 2 स्टेप्स अच्छे से कर चुके होंगे, थर्ड स्टेप आपका ऑलरेडी एडवांस में ही हो चुका होगा। आपको कुछ करना नहीं है इसके लिए। प्रोफेशनल मार्क्स एक साइकोलॉजिकली, उन्होंने आप लोगों को 20 मार्क्स एलोकेट करने के बाद जो है एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि अभी एग्जाम्स के अंदर 20 मार्क्स है नहीं प्रोफेशनल। ये 20 मार्क्स पहले भी थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 20 मार्क्स पहले से किस तरह से थे। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं, 20 मार्क्स जो प्रोफेशनल हैं, एथिक्स 4 to 5 मार्क्स हैं एथिक्स के। एथिक्स पहले भी था, अब भी है। और एथिक्स से रिलेटेड एथिक्स के जो 5 मार्क्स है वो बहुत ही इजी मार्क्स होते हैं, वो गेन करना बड़ा इजी है। नंबर 2, प्रोफेशनल मार्क्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वो रूल्स की, नंबर 1 रूल्स की एप्लीकेशन के। पहले 2 स्टेप्स में
अगर आपने रूल्स को अच्छे से मेमोराइज किया और आपने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। सो प्रोफेशनल मार्क्स का फर्स्ट स्टेप आप पहले 2 में कवर कर चुके होंगे। जब आप अच्छे से रूल्स को मेमोराइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि उन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ कि P6 लेवल के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट जो है वो एग्जामिन होती हैं। प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर जो सेकंड चीज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट को आपस में लिंक करना है। आपने रूल्स को अच्छे से मेमोराइज किया होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके अंदर आपको पता होगा कि आपने ऑल टाइप ऑफ टैक्स करना है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में अगर इनकम टैक्स और सीजीटी दोनों की इंफॉर्मेशन है तो दोनों ही कैलकुलेट करने हैं आपने। सो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के अंदर आप लिंकेज करना सीख जाएंगे। नंबर 2। नंबर 3, प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर जो तीसरी चीज है प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर जो तीसरी चीज है वो है जजमेंट। स्टूडेंट्स, बहुत सारी जगहों के ऊपर वो आपको कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सो अगर एक ही टॉपिक की 2 टैक्स इम्प्लीकेशंस है, तो आप दोनों की दोनों जो है वो एक्सप्लेन करोगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, अगर एक कंपनी लिक्विडेट होती है, सो लिक्विडेशन के टाइम के ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं वो शेयर होल्डर की इनकम भी ट्रीट हो सकती है और वो शेयर होल्डर्स के शेयर्स की सेलिंग प्राइस भी ट्रीट हो सकती है, वो कैपिटल गेन की तरफ भी बात जा सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स को जो पैसे मिलते हैं, कंपनी की जब लिक्विडेशन होती है उस टाइम पे जो शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं, वो शेयर होल्डर के लिए इनकम भी ट्रीट हो सकती है और कैपिटल गेन भी ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको वो अगर कंडीशंस नहीं मेंशन तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये मेंशन है कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, थोड़ी 2-3 चीजें और हैं, तो आपने वहां पे फिर जजमेंट यूज करनी है और आपने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है, इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि मे बी इनकम का ट्रीटमेंट हो, ये चीजें हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि मे बी कैपिटल गेन की तरफ बात चला जाए। इनकम ट्रीटमेंट के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें ये चाहिए, कैपिटल ट्रीटमेंट के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें ये चाहिए जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। ओके, सो आपने स्केप्टिसिज्म वहां पे अप्लाई करना है और उसको बताना है कि ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोफेशनल मार्क्स। सो वंस अगेन अगर आप क्वेश्चन इनफ प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और फाइनली लास्ट जो पॉइंट है प्रोफेशनल मार्क्स का वो ये है कि आपने जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है वो आपने बहुत नीट एंड क्लीन वे जो है ना, प्रेजेंटेशन वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो प्रेजेंटेशन के भी प्रोफेशनल मार्क्स हैं। सो वंस अगेन भाई, रूल्स को अच्छे से मेमोराइज करोगे तो उसकी एप्लीकेशन आपको आ जाएगी। रूल्स अच्छे से मेमोराइज होंगे, क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, रूल्स को अच्छे से अप्लाई करोगे, और अगर आपने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं तो प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी। सो प्रोफेशनल मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी। प्रोफेशनल मार्क्स आपके इन्हीं 2 स्टेप्स के अंदर कवर होने हैं। जितने अच्छे स्टेप्स आपके पहले 2 होंगे, जितने जितने अच्छे से तैयारी पहले 2 स्टेप्स की होगी, आपके प्रोफेशनल मार्क्स इजीली उतनी ही आसानी से आप गेन कर सको। ओके, सो ये 3 स्टेप्स के अंदर आपने अपनी प्रिपरेशन को करना है। नंबर 1, नॉलेज पे फोकस करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स के अगर किसी ने पहले पेपर अटेम्प्ट किया है तो आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको P6 का या किसी भी प्रोफेशनल लेवल का जो पेपर होता है, कोई भी प्रोफेशनल लेवल का जो पेपर है उसके एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत मुश्किल लगे हैं। सो बाकी पेपर स्पेशली P6 का प्रैक्टिस क्वेश्चन मुश्किल लगने की जो मेन रीजन है वो ये है कि आप रूल्स को अच्छे से मेमोराइज नहीं करते, आप डायरेक्ट मूव कर जाते हैं प्रैक्टिस पे।
जब आप अच्छे से रूल्स पे को मेमोराइज आपने नहीं किया हुआ और डायरेक्टली आप मूव कर रहे हैं प्रैक्टिस के ऊपर, सो प्रैक्टिस करते हुए आपके माइंड में 2-4 रूल्स आएंगे, 2-4 आपके माइंड में नहीं आएंगे। फिर जब आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ओपन करके देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये तो ये रूल भी था, ये रूल भी था, ये रूल भी था, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपने रूल्स याद नहीं किए। जब रूल आपने मेमोराइज नहीं किए तो फिर आपकी एप्लीकेशन तो मुश्किल लगनी है। सो फर्स्ट स्टेप सेकंड को आसान बनाएगा, सेकंड स्टेप थर्ड को आसान बनाएगा। अब स्टडी मटेरियल की जहां तक बात है, स्मार्ट नोट्स दूंगा, 55 पेजेस के नोट्स हैं, इससे शॉर्ट नहीं हो सकते। जितने शॉर्ट हो सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं ऑलरेडी। और सेकेंडली कैप्लन बुक है, जिससे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। कैप्लन बुक रीड नहीं करनी, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ नोट्स रीड करनी है। कैप्लन बुक बहुत बड़ी है, मुझे कोई मसला नहीं है कैप्लन बुक जो है ना वो रीड करने में, ना ही मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ कि मैं पकड़ा जाऊंगा। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि आपके पास जस्ट 2 मंथ्स हैं, जून समझे गुजर गया, आप लोगों के पास जुलाई और अगस्त 2 मंथ्स अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। सो 2 मंथ्स के अंदर अगर आप बुक पढ़ना शुरू कर देंगे तो बुक भी, बिलीव मी, बुक भी कंप्लीट नहीं होगी, इतनी बड़ी बुक है। नहीं यकीन आता तो हार्ड कॉपी देख लेना इसकी। कैप्लन बुक सिर्फ उस टॉपिक के लिए यूज करनी है जिसमें आपको मसला है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक। सो अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, वो बुक से रीड कर लो, नो इश्यू। बाकी जो है आपने बुक रीड नहीं करनी, बुक से सिर्फ एग्जांपल्स और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड सोर्स जो हम यूज करेंगे दैट इज कैप्लन किट। लास्ट डॉक्यूमेंट में आपको दूंगा वो है माइंड मैप। स्टूडेंट्स माइंड मैप आपने यूज करना है रिवीजन के लिए और ये कंपल्सरी है। अब माइंड मैप क्या है? माइंड मैप स्टूडेंट एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ना मैंने ट्राई किया है कि आप लोग रिवाइज करें थ्रू स्मॉल क्वेश्चंस, आप टॉपिक को रिवाइज करें थ्रू स्मॉल क्वेश्चंस। सो मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने 4-5 क्वेश्चन छोटे छोटे बनाए हुए हैं। जब आप कोई भी टॉपिक मेमोराइज कर लें फिर माइंड मैप ओपन करें, माइंड मैप में जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ें और अपने माइंड में उसको उसका आंसर रिकॉल करने की, उस टॉपिक उस क्वेश्चन के रूल्स माइंड में रिकॉल करने की ट्राई करें। ओके, so for example, what are the rules to calculate employment income, what are the rules to calculate car benefit? So इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक के रूल्स क्वेश्चंस बनाए हुए हैं मैंने। so जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर माइंड में जो है ना रिकॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट स्टेप की इवेल्युएशन हो जाएगी। so अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम कवर कर ली और एम्प्लॉयमेंट इनकम में एक टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट कार बेनिफिट, ठीक है। सो आपने माइंड मैप खोला, उसमें आप कार बेनिफिट पे गए और माइंड मैप में कार बेनिफिट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द कार, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फॉर द कार, हाउ टू कैलकुलेट कार बेनिफिट, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूल बेनिफिट। सो आप तो एम्प्लॉयमेंट इनकम का सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो लॉजिकली आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। सो जब आप माइंड मैप पे गए, आपने रूल उस क्वेश्चंस को देखा कि अच्छा इस चीज के क्या रूल्स हैं, इस चीज के क्या रूल्स हैं। सो आपने वहां पे मार्क करते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में था, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में नहीं था। सो आपकी सेल्फ इवेल्युएशन हो जाएगी ये फर्स्ट स्टेप की। सो जो रूल्स आपको मेमोराइज नहीं है उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करें, पहला स्टेप अच्छा करें। पहला स्टेप आपका बेस है सेकंड स्टेप। पहला स्टेप अच्छा नहीं है, रूल्स को मेमोराइज नहीं किया, बिलीव मी प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर सकते, आप स्टक ही रहेंगे। सो माइंड मैप कंपल्सरी यूज करना है, माइंड मैप अच्छे से यूज करेंगे। सो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो गारंटी है कि पेपर पास होगा। ठीक है, माइंड मैप से ना असल में इंसान को अपनी औकात का पता चलता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब माइंड मैप के ऊपर मूव करते हैं तो उनको फील होता है कि हमें कुछ याद नहीं है, हमने सिर्फ रूल्स को अंडरस्टैंड किया, मेमोराइज नहीं किया। सो जब थोड़ी सी जो है ना वो इंसल्ट फील होती है कि हमने हमें टाइम स्पेंड करते रहे हैं, माइंड में तो कुछ स्टोरी नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता माइंड मैप को यूज करना बंद कर देते हैं
और यही मेन मिस्टेक है आप लोगों की P6 पास ना होने की। माइंड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मस्ट यूज करने में बार बार इसके ऊपर इसलिए एम्फोसिस कर रहा हूँ कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छे से इसको यूज करना है। पेपर पैटर्न सभी को बताइए। पेपर पैटर्न की बात करें तो 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 150 मार्क्स का है, क्वेश्चन 2 25 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 25 मार्क्स का है। आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। प्रोफेशनल मार्क्स इन्हीं के अंदर एडजस्ट हैं। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में आपने सबसे पहले क्वेश्चन 2 3 करना है। एग्जाम में आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। 2 पहले कर लें 3 पहले कर लें, एक ही बात है, ठीक है। सो एग्जाम में सबसे पहले जाके आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ताकि आप मेंटली रिलैक्स हो जाएं कि आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों ने मूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ना कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस होते हैं। सो जो चीज आपको अच्छे से आती है ना, आप उसको सही डिटेल में करते हो और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पहले अटेम्प्ट करने की 2 रीजंस हैं। नंबर 1 इजी है, शुरू में एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो शुरू के अंदर बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी वाला करना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पहले अटेम्प्ट करने की पहली वजह यह है कि ये इजी क्वेश्चन होता है। शुरू में एग्जाम प्रेशर में इजी क्वेश्चन पहले करना चाहिए। नंबर 2, पर्पस होना चाहिए, आसान क्वेश्चन पहले करने का पर्पस ये होना चाहिए कि आपने अपना टाइम सेव करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए।